हेलो बच्चों, केमिस्ट्री ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है कि ऑब्जेक्टिव सीरीज का लेक्चर नंबर 3 लेके आ रहे हैं। जो भी बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड से एग्जाम देंगे या यूपी बोर्ड से एग्जाम देंगे या एमपी बोर्ड से एग्जाम देंगे या झारखंड बोर्ड से एग्जाम देंगे या किसी बोर्ड से आप एग्जाम देंगे, उनके लिए ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, हम लोग देर न करते हुए आज हम लोग पहले क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पैकिंग प्रभाज का इंग्लिश होता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो कहता है एचसीपी स्ट्रक्चर में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हेक्सागोनल या किसी भी पैकिंग में, या सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लोज पैकिंग हमारा होता क्या। तो क्लोज पैकिंग हमारा किस में होता है? तो सॉलिड में होता है। तो सॉलिड का क्लोज पैकिंग हमारा कब होगा? तो जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट, जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को या अवयवी कण को कितना भी अच्छा से पैक क्यों न कर दिया जाए, उसमें कुछ न कुछ खाली स्थान मौजूद रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं, ये हमारा उसका अवयवी कण है। आप उसके अवयवी कण को हम लोग कितना भी अच्छा से पैकिंग क्यों न कर देते हैं, उसमें कुछ न कुछ खाली स्थान मौजूद रहता है। अतः 100% में उपस्थित कुल खाली स्थान की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, हमको निकालना है एचसीपी का। तो हम लोग देखते हैं हमारा होता है कि पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर बच्चों फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? पैकिंग एफिशिएंसी का। क्या फॉर्मूला होता है? कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे और इस दोनों का रेशियो निकाल करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा किसी भी यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी की क्या हो जाएगी? गणना हो जाएगी। तो आज हम लोग देखते हैं कि एचसीपी का पैकिंग एफिशिएंसी, या इसको हम लोग एफसीसी भी कहते हैं। तो इस वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम को बच्चों हम लोग मान लेते हैं लंबचूस जादव। क्या मान लेते हैं? लंबचूस जादव। इसको क्या मान लेते हैं? झूलनिया देवी। क्या मान लेते हैं? झूलनिया देवी। इसका मतलब है कि लंबचूस जादव बटा झूलनिया देवी हम लोग कर लेंगे, तो किसी भी यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी की क्या हो जाएगी? गणना हो। तो हम लोग यहां देखते हैं, पहला हम लोग
यहां लिखते हैं कि सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और फेस सेंटर यूनिट सेल, या उसी को हम लोग एचसीपी भी कहते हैं। तो पहला हमारा क्या निकाल लेंगे, लंबचौस निकाल लेंगे, या वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंपल यूनिट सेल में कितना एटम होता है, बॉडी सेंटर में कितना एटम होता है, और फेस सेंटर में कितना एटम होता है। तो सिंपल यूनिट सेल में कितना कॉर्नर, 8 कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, इसको काट दीजिए तो सिंपल यूनिट सेल में एटम की संख्या कितना 1। बॉडी सेंटर में बॉडी पर एक होगा, कॉर्नर पर एक होगा, 1 + 1 हमारा कितना 2। फेस सेंटर में हमारा क्या होगा कि कॉर्नर पे हमारा एक एटम होगा, और कितना फेस होता है 6 फेस होता है, और एक फेस पे किसी भी परमाणु का कितना परसेंट 50%, नहीं तो 50% का मतलब 1/2, और इनटू कितना 6 काट देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना 4 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम हमको निकालना है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम 1, इसमें नंबर ऑफ एटम 2, और इसमें नंबर ऑफ एटम कितना 4। हम लोग इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, गोले के आयतन से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो तब हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम निकल जाएगा। तो गोला का आयतन बराबर क्या होता है कि 4/3 πr³, यहाँ पे क्या 4/3 πr³, यहाँ भी क्या कि 4/3 πr³। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा उतना ही आएगा कि 4/3 πr³, ये हमारा क्या हो जाएगा 8/3 πr³, ये हमारा कितना आएगा कि 16/3 πr³ निकलेगा। अब ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम निकल गया। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में रेडियस, सिंपल यूनिट सेल में हमारा रेडियस बराबर क्या होता है a/2। हमको a निकालना है, तो a बराबर कितना होगा 2r, तो a³ बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2r का होल क्यूब 8r³। उसी तरह से इसमें हम लोग देखते हैं कि बॉडी सेंटर में हमारा रेडियस बराबर क्या होता है a√3/4। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है a√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते a√3 बराबर कितना होगा 4r, इसको कोना कोनी गुना करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a√3 बराबर कितना 4r, तो इसीलिए कहना a बराबर क्या होगा 4r/√3, क्या निकलेगा 4r/√3। a³ इसका करेंगे, a³ करेंगे तो क्या होगा 16r³ अब बटे क्या 3√3। उसी तरह से फेस सेंटर यूनिट सेल में हमारा रेडियस बराबर क्या होता है, फेस सेंटर यूनिट सेल में रेडियस बराबर हमारा क्या होता है कि a/2√2, a बटा क्या 2√2, तो हमारा क्या निकलेगा a बराबर क्या 2√2r, तो हमको क्या निकालना है a³ बराबर हमारा क्या होगा कि जो इसका होल क्यूब होगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16√2r निकलेगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया लंबचौस यादव, ये क्या हो गया झुंझुनू देवी, ये भी हमारा क्या लंबचौस यादव, ये हमारा क्या झुंझुनू देवी, ये हमारा लंबचौस यादव,
ये क्या झूलनिया देवी, तो लंचो ज्यादा बटे झूलनिया देवी इंटू 100 कर दीजिएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो कितना बटा इतना करेंगे अब तो हम लोग देखेंगे तो इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी जो हमारा होगा कि 52.38% होगा। वॉइड्स हमारा कितना होगा, वॉइड्स हमारा होगा कि 47.62। यहाँ पे दूसरा हमारा देखते हैं बीसीसी में, इसका हमारा दोनों को रेशियो निकालेंगे और 100 से गुना करेंगे, इसका पैकिंग एफिशिएंसी जो है हमारा कितना निकलेगा 68%, और वॉइड्स हमारा कितना निकलेगा या अनऑक्युपाइड एटम कितना निकलेगा 32%। इसका जो हम लोग करेंगे तो इसका हमारा कितना 74%, अनऑक्युपाइड एटम जो हमारा कितना निकलेगा 26%। दोनों का रेशियो निकाल के हम लोग कर सकते हैं नहीं। तो यहां से हमको कहता है एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाव होता है कितना, तो राइट आंसर हमारा कितना 74%। कितना होगा 74%। यहां से हमारा 2-3 ऑब्जेक्टिव 4-5 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। यहां से कहेगा सिंपल यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी 1, कहेगा बॉडी सेंटर में कितनी 2, फेज सेंटर में कितनी 4 हो सकता है। कहेगा कि सिंपल यूनिट सेल का रेडियस बराबर क्या होगा a/2, कहेगा बॉडी सेंटर में रेडियस बराबर क्या होगा a√3/2, कहेगा कि फेज सेंटर में रेडियस बराबर क्या होगा a/2√2। तो क्या बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे सकते हैं? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है? तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हम लोग देखते हैं कि दूसरा बच्चों का नाम है कि क्वेश्चन है कि बीसीसी में, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान, बॉडी सेंटर में क्या करता है खाली स्थान की संख्या। अभी तुरंत हम बच्चों देखें कि बॉडी सेंटर का पैकिंग एफिशिएंसी हमारा कितना आया 68%, पार्ट्स हमारा या अनऑक्युपाइड एटम कितना आया 32%। इसका राइट आंसर हमारा क्या 32%। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके रिगार्डिंग जो भी प्रश्न आएगा सभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सॉल्व आउट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है, इसीलिए रटना हमको नहीं है, हमको हर एक क्वेश्चन को क्या करना समझना। तो हमारा प्रश्न है किस ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। कहता है किसका डायपोल मोमेंटम हमारा 0 होगा। नहीं तो डायपोल मोमेंटम का हम लोग केस देखते हैं। डायपोल मोमेंटम हम लोग देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं डाइपोल मतलब क्या होगा 2 पोल होगा, एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या साउथ पोल। हम लोग देख लेते हैं ये कोई वस्तु है, उसको इधर से हमारा क्या लग रहा है F1 फोर्स और इधर से क्या F2 फोर्स। इधर से क्या कर रहा है उसको एक मान लेते हैं, यहां बीच में हमारा वस्तु है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। तो कहता है कि हमारा केस फर्स्ट हमारा आता है इफ F1 इक्वल टू F2, इफ F1 इक्वल टू क्या F2, अगर दोनों साइड का फोर्स हमारा क्या होगा इक्वल होगा, तो क्या इस वस्तु का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या विस्थापन होगा? नहीं होगा।
तो हमारा S बराबर क्या, 0। S बराबर क्या, 0। तो हमारा क्या होता है कि डायपोल मोमेंटम बराबर फॉर्मूला होता है कि Q इंटू एस होता है। S का वैल्यू हमारा 0, इसका मतलब क्या, डायपोल मोमेंटम भी क्या, 0। अगर किसी भी कंपाउंड का अगर डायपोल मोमेंटम हमारा 0 होता है तो मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होता है, नॉन पोलर। क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि दूसरा कंडीशन हमारा क्या है। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, इफ F1 इक्वल टू F1 डज नॉट इक्वल टू F2। मान लेते हैं कि ये वस्तु है, इधर से कोई खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो एक साइड से अधिक फोर्स लग रहा है और दूसरे साइड से क्या लग रहा है, कम फोर्स लग रहा है। तो जिस ओर से अधिक फोर्स लगेगा उसी और वस्तु का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा जब विस्थापन होगा। तो विस्थापन होगा, S का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं S डज नॉट इक्वल टू 0। S does not equal to 0, so dipole momentum also does not equal to 0. If dipole momentum does not equal to 0, then molecules will be क्या? Then molecules will be क्या? Polar. तो अब हमको इसमें कहता है, अब हमारा इसमें कहता है कि कौन पोलर है और कौन क्या है, नॉन। किसका डायपोल मोमेंटम हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो डायपोल मोमेंटम 0 होगा तो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो कहता है इसमें से पोलर और नॉन पोलर में क्या कर रहा है, डिवाइड कर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका निकालते हैं, सभी ऑप्शन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग सभी ऑप्शन पे क्या करते हैं, डिस्कस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा है क्या, NF3। क्या है, NF3। बताइएगा इसमें NF3 में सेंट्रल एटम कौन होगा, N होगा। कौन होगा, N होगा। देखिएगा सेंट्रल एटम कौन होगा, N होगा। तो हम लोग लिखे N F F F। चलिए इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना, 9। तो बाहरी कक्षा में कितना, तो 2 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इसीलिए कितना डॉट का प्रयोग करेंगे, 7 डॉट का। कितना, 7 डॉट, 2 2 4 2 6 और 1 7। यहाँ भी 2 2 4 2 6 और 1 7। यहाँ भी क्या, 2 2 4 2 6 और 1 7। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना, 7। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहां दे देते हैं 1 2 3 और 2 5। अब देखेगा ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा। अब देखेगा इस तीनों में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। तो फ्लोरीन इसको क्या करेगा, अपनी साइड खींचने का प्रयास करेगा। ये भी फ्लोरीन अपने साइड इसको खींचने का प्रयास करेगा, ये भी अपने साइड खींचने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ये जो साइन है
ये डायपोल मोमेंटम का साइन होता है। अब देखिए जितना इधर फोर्स लगता है उतना उधर फोर्स लगता है, तो ना तो इधर डिस्प्लेसमेंट होगा ना तो इधर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए यहां हमारा क्या है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या नाम है, खींचेगा और ये भी खींचेगा। तो फाइनली दोनों साइड सेम फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों साइड सेम फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इसका कभी भी डायपोल मोमेंटम जीरो नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर हम लोग बी पे डिस्कस करते हैं। क्या है, BF3, क्या है, BF3। तो बी हम लोग देखते हैं एफ यहां पे क्या लिखते हैं, हम लोग देखते हैं यहां क्या होगा। अब देखिएगा ये क्या करेगा, फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना 7 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड और ये भी सिंगल बॉन्ड। बोरॉन के बाहर, बोरॉन की परमाणु संख्या कितना 5, कितना 5, बाहरी कक्षा में कितना 3, इसके पास कोई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी और खींचने का प्रयास करेगा, ये अपनी और खींचने का प्रयास करेगा, तो क्या होगा फाइनली ये जो खींचेगा, फिजिक्स का रूल्स है कि जो जब ये इस साइड खींचेगा, ये इस साइड खींचेगा, तो दोनों का आधा उसका डिस्प्लेसमेंट आधा इधर, तो जितना इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा उतना ही डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा। इसका मतलब है कि इसका कि नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा, और नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा तो कभी भी डायपोल मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ClO2 है। इस दोनों का भी आप लोग निकाल लीजिएगा, इस दोनों का भी निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, HCP का बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12, कितना होता है, 12। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों। कहता है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां क्या होता है कि पहाड़ों पर जब हम लोग पहाड़ पे चलते हैं हम लोग का क्या होता है, पैर हाथ दुखने लगता है, ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्यों, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम, तो राइट वहां पर ताप कम हो जाता है, वहां पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो राइट आंसर हमारा क्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अणु संख्या गुण है। कहता है निम्नलिखित में से कौन कॉलेजेटिव प्रॉपर्टी है। तो दोनों लेक्चर में हम लोग देखे ऑब्जेक्टिव सीरीज फर्स्ट और सेकंड, जो भी बच्चे ऑब्जेक्टिव सीरीज फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं वो बच्चे दोनों लेक्चर को देख लीजिएगा। केमिस्ट्री ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, उसमें आपको दोनों लेक्चर मिल जाएगा। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, कॉलेजेटिव प्रॉपर्टी। तो कहता है पृष्ठतनाव, चालकता, अर्धायु नहीं होगा,
इसका राइट आंसर क्या होगा? परासरण या ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला हमारा बच्चों सवाल है कि परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होते हैं? तो परासरण दाब को हम लोग कैसे लिखते हैं कि पीवी बराबर क्या? एनआरटी। पीवी बराबर क्या? एनआरटी। पी बराबर भी उस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा एन बटे वी आरटी। मोल्स बटे वॉल्यूम हमारा क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। तो पी बराबर क्या? यस या नो? ऐसा कोई ऑप्शन है तो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ए नंबर में पी बराबर सीआरटी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है आदर्श, गलती है, आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण? तो बच्चों आदर्श विलयन हमारा क्या होता है? तो कहता है जो सभी टेम्परेचर तथा कंसंट्रेशन पर किसके नियम का पालन करता है? रॉल्स के नियम का पालन करता है। किसके नियम का पालन करता है? रॉल्स के नियम का पालन करता है। रॉल्स का नियम हमारा क्या था? Pa बराबर क्या? Pa इंटू एक्स ए। अब Pb बराबर क्या? Pb इंटू एक्सबी। दोनों को टोटल प्रेशर हम लोग देखेंगे P बराबर क्या? Pa प्लस क्या? Pb, या और हम लोग देखेंगे P बराबर Pa इंटू एक्स ए प्लस Pb इंटू एक्सबी। इसी को हम लोग क्या करते हैं? रॉल्स का नियम करते हैं। और जो भी हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है, आदर्श विलयन होता है, वो सभी टेम्परेचर तथा कंसंट्रेशन पर किसके नियम का पालन करता है? रॉल्स के नियम का पालन करता है। दूसरा पॉइंट है कि आदर्श विलयन में क्या होता है? उसके हीट तथा वॉल्यूम के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, रॉल्स के नियम का पालन करता है। दूसरा पॉइंट होगा उसके डेल्टा एच लिखेंगे मिक्सिंग बराबर क्या? 0। हीट के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा हम लोग पॉइंट लिखेंगे कि डेल्टा भी क्या? मिक्सिंग बराबर क्या? 0। तो इस तीन कंडीशन को वो फॉलो करता है, तभी वो हमारा कौन सा सॉल्यूशन होगा? आइडियल सॉल्यूशन। पहला क्या? रॉल्स के नियम का पालन करता है। दूसरा उसके हीट के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा उसके वॉल्यूम के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आइडियल सॉल्यूशन के जगह आदर्श विलयन के जगह हमारा कह देगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो पहला क्या होगा? रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा उसके हीट का मान 0 नहीं होता है, उसके वॉल्यूम का मान 0 नहीं होता है। तो सिर्फ सब में क्या लिख देंगे? डज नॉट इक्वल। यहाँ हम लोग कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेगा तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? सब जगह डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू। यहाँ भी क्या? डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल। तो यहाँ हमारा कहता है कि रॉल्स के नियम का पालन करते हैं। यस, आइडियल सॉल्यूशन होगा तो ये रॉल्स के नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। कहता है ये रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है, रॉल्स के नियम का पालन नहीं करेगा तो ये क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। कहता है ए और बी दोनों गलत है, इनमें से कोई नहीं गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या? ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एक फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है? तो हमारा एक टर्म्स आता है बच्चों, 1 फैराडे लिखा है। 1 फैराडे हमारा
एक टर्म्स आता है फेराडे कांस्टेंट। क्या आता है? फेराडे कांस्टेंट आता है। कहता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित, अब बोले 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित टोटल चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? फेराडे कांस्टेंट। तो क्या बोले कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित क्या? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? फेराडे कांस्टेंट कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बच्चों 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दूसरा हम लोग लिखते हैं कि द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? कि 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो टोटल चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे? कि टोटल चार्ज बराबर कैसे निकालेंगे? तो दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अगुना 1.602 इंटू 10 टू द पावर 19। इस दोनों को बच्चों गुना करेंगे, इसका वैल्यू आता है कि 96,500। क्या आता है? 96,500। ये देखिएगा 96,550, 96,500, 96,000 और 95,550। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 96,500। तो इसके थ्रू हम लोग की जो 1 फेराडे का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है प्रतिरोध का प्रतिलोम को कहते हैं। प्रतिरोध मतलब क्या? रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टेंस को हम लोग किसके द्वारा? आर के द्वारा सूचित करते हैं। रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? V बटे I। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बटे क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इस रेसिस्टेंस के व्युत्क्रम को, इस R का हम लोग अपोजिट क्या लिख सकते हैं? इस R का अपोजिट क्या लिख सकते हैं? 1 बटे R। नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस, या C के द्वारा या G के द्वारा। तो रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या होगा? कंडक्टेंस होगा, उसको C या G के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है कि प्रतिरोध का प्रतिलोम मतलब अपोजिट को कहते हैं चालकता, प्रतिरोधकता, सुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? चालकता। कंडक्टेंस का हिंदी क्या होता है? चालकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है प्रबल विद्युत अपघट में कल में होगा आयतन। क्या होगा? आयतन। प्रबल विद्युत अपघट में आयतन का मान तथा तनुकरण करने पे बढ़ता है, तनुकरण करने पे स्थिर रहता है, तनुकरण करने पे घटता है, इनमें से सभी। इसका बच्चों राइट आंसर होगा हमारा तनुकरण करने पे क्या होता है? बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है जलीय घोल में, कौन सा घोल? जलीय घोल में। कहता है जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें से किसे अपघटित नहीं करेगा? कहता है जलीय घोल में से हाइड्रोजन किसे अपघटित नहीं करेगा? इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? Fe3+। इसे क्या करेगा? रिड्यूस नहीं करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि अभिक्रिया N2+3H2, ये इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें ये हमारा क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन।
ये हमारा क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो कहता है 2NH3 प्लस Q कैलोरी में ताप बढ़ाने, कहता है टेम्परेचर बढ़ाने, कहता है इस दोनों में क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने। तो डेफिनेटली बच्चों क्या होगा कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कॉलिजन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, टक्कर बढ़ जाएगा, और टक्कर बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, फटाफट क्या करेगा, NH3 का क्या करेगा, निर्माण करेगा। दो कंडीशन में ये हो सकता है, या तो यहाँ हम लोग कैटलिस्ट का प्रयोग कर लें, इसको हम लोग कहते हैं कि जो, या तो यहाँ कैटलिस्ट का प्रयोग कर लें, या हम लोग कैटलिस्ट से रिएक्शन के रेट को बढ़ा दें, या टेम्परेचर डाल के बढ़ा दें, या हम प्रमोटर्स डाल के इसके रिएक्शन के रेट को क्या कर सकते, बढ़ा सकते। तो कहता अभिक्रिया NH3 का उत्पाद बढ़ जाता है, अभिक्रिया NH3 का उत्पाद बढ़ जाता है। कौन सा, ताप बढ़ाने पे, डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ाने पे ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या, ये अमोनिया का उत्पाद घट जाता है, घटेगा नहीं, टेम्परेचर डालेंगे तो कभी घटने का कोई प्रश्न ही नहीं, अमोनिया उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता H2 प्लस Cl2 2HCl इस प्रतिक्रिया की कहता है कोटि क्या होगा, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब बच्चों एक चीज छूट गया है, HNO, हम लोग क्या लिखेंगे, HNO, HNO को क्या कहते हैं, सनलाइट, क्या कहते हैं, सनलाइट, क्या कहते हैं, सनलाइट। अब कोई भी रिएक्शन जब सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तब उसका ऑर्डर क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो होता है। फिर यहाँ अगर सनलाइट नहीं होता तो तब इसका कि जो यहाँ एक और एक कितना हमारा सेकेंड ऑर्डर हो जाता। अगर हमारा HNO है, सनलाइट है, तो ये हमारा कि ऑर्डर क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर देखते हैं कि जो हमारा अगर सनलाइट नहीं रहता तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर होता, वन, सॉरी सेकेंड ऑर्डर होता, क्योंकि H पे पावर 1 Cl पे पावर 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2, इसीलिए कौन सा सेकेंड ऑर्डर होता। लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, जीरो। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। कहता है कि किसी भी प्रतिक्रिया के अग्रिम तथा पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजक ऊर्जा, उत्तेजक ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कहता है एक्टिवेशन एनर्जी समान हो तो, कहता है अग्रिम तथा पीछे की प्रतिक्रिया के लिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी समान हो तो क्या होगा, डेल्टा H का मान क्या होगा, जीरो होगा, डेल्टा H का मान क्या होगा, जीरो। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है यदि प्रतिक्रिया A एरो B, ए को लिखा गया है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या होती है, कमी होती है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एरो हमारा क्या बी, क्योंकि रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में, ये बड़ी कोष्ठ को कंसंट्रेशन में क्या होती है, कमी होती है, इसीलिए माइनस बटन डी, टाइम टेकन। ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या होती है, वृद्धि होती है बी, अब बी अब बटे क्या डी। तो ये बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, ये बराबर हमारा कितना दिया हुआ, 2t। तो कहता प्रतिक्रिया का वेग का नियम नहीं, तो हमारा क्या नाम है कि रेट
समानुपाती हमारा क्या ए, तो रेट बराबर क्या के, यहाँ हमारा ए का वैल्यू हमारा कितना दिया 2 दिया, ए पे पावर कितना, इसका राइट आंसर ये होगा। अब देखिए तो ये हो सकता है कि प्रोडक्ट के लिए हो गया, यहाँ देखिए यहाँ सब चीज सही है लेकिन यहाँ क्या है माइनस का प्रयोग नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ माइनस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में क्या होता है कमी होता है, यहाँ बी दे दिया और बी में क्या दे दिया कमी दे दिया, यहाँ प्लस साइन होगा तो सही होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों पिछला सीरीज में भी हम लोग देखे थे, ऑब्जेक्टिव सीरीज का लेक्चर नंबर 2 में भी देखे थे, रासायनिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण होता है। अणु उत्कर्षणीय वैन डेर वाल्स बलों के कारण, गैसों के प्राकृतिक कारण, केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है अणु उत्कर्षणीय। इसका डिटेल्स देखने के लिए आप लेक्चर नंबर 2 देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, हमारा ठोस के सतह पर गैसों के अधिशोषण के लिए log x बटे m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है, ठीक है। तो कहता है ग्राफ के ढलान स्लोप बराबर, तो हम लोग इसका थोड़ा सा ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या होता है कि log x बटे m, और ये हमारा क्या होता है कि log p, क्या होता है log p। ये हमारा ढलान होता है, इसको हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं, इसको log k के द्वारा। अब देखेगा कि हम लोग देखते हैं ये हमारा इंटरसेप्ट होता है, पर क्या हमारा ढलान होता है, और ढलान जो है कि वो क्या होता है कि 1 बटा n के बराबर। स्लोप को हम लोग किसके द्वारा स्लोप को हम लोग किसके द्वारा 1 बटा n के द्वारा। तो हमारा इसका बच्चों ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा 1 बटा n। लॉग के हमारा क्या होता है इंटरसेप्ट होता है, नहीं के भी नहीं होगा, लॉग के भी नहीं होगा, ln के भी नहीं होगा, हमारा स्लोप क्या होगा 1 बटा n। राइट आंसर हमारा क्या डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि टिंडल प्रभाव, क्या टिंडल प्रभाव। तो टिंडल एक साइंटिस्ट था, अब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब किसी भी प्रकाश की किरण को किसी शुरू सॉल्यूशन से, शुरू में ट्रू, किसी ट्रू सॉल्यूशन से होकर गुजारा जाता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब प्रकाश की किरण को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से होकर गुजारा जाता है, प्रकाश का मार्ग क्या होता है दिखाई देता है। तो कहता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज क्या होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए वो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज क्या होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, इसलिए जब प्रकाश की किरण को उससे गुजारा जाता है उसको स्क्रैप कर देता है, स्क्रैटनिंग कर देता है या फैला देता है, जिसके कारण क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या होता है बड़ा होता है कि जब प्रकाश की किरण इस पे स्ट्राइक करता है इसको क्रॉस नहीं कर पाता, बल्कि चारों दिशा में क्या करता है फैला देता है। कौन से सॉल्यूशन में कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वास्तविक घोल में ट्रू सॉल्यूशन में नहीं, ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, कहता घोल में नहीं होगा, इसके द्वारा कोलाइडल के द्वारा। राइट आंसर हमारा क्या सी। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग देखते हैं, कहता है किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक हो। समझिएगा
कि हमारा क्वेश्चन है कि कहता है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक हो। हमारा कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये NH3 NCl3 H2। हमारा मान लेते हैं कि ये चारकोल का सतह है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण क्या होता है कि उसको एब्जॉर्ब करता है। तो कहता है ये NH3 होगा, NCl3 होगा, H2 होगा। तो हमारा इसका बच्चों राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम मैग्नीशियम है? अब देखिए हमारा क्या होता है कि विटामिन B12 में हमारा मेटल आयन के रूप में क्या हो जाता है? कोबाल्ट। क्या रहता है? कोबाल्ट। हमारा कार्बोनिक एनहाइड्राइड में याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव है। विटामिन B12 में हमारा क्या रहता है? कोबाल्ट मौजूद रहता है। किस के रूप में? तो मेटल आयन। कार्बोनिक एनहाइड्राइड के रूप में हमारा मेटल आयन के रूप में कौन रहता है? जिंक। क्या रहता है? जिंक। हमारा हेमोसाइनिल में हमारा मेटल आयन के रूप में हमारा क्या रहता है? कॉपर। क्या रहता है? कॉपर रहता है। अकाता क्लोरोफिल में हमारा मेटल आयन के रूप में क्या रहता है? मैग्नीशियम रहता है। इसीलिए राइट आंसर हमारा क्या? ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है? एस गेन, स्लग, इनमें से गेन कैसे कहते हैं? एस में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। स्लग क्या होता है कि फ्लक्स तथा गेन को कंबाइन करने के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? कहता वैसा खनिज जो कम खर्च तथा आसानी से प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं? ओर्स कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? क्या Fe होगा, क्या Zn होगा, क्या Cu होगा, क्या Mg होगा? तो ये तीनों जो बच्चों है ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, लेकिन ये जो कॉपर है ये कभी भी हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबक को प्रदर्शित करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? CrO2। क्या होगा? CrO2। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ। देखिए बच्चों इसमें हमारा एक ग्रुप आता है, हम उस ग्रुप को हम लोग ग्रुप 17 को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप कहते हैं। हेलोजन ग्रुप कहते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट को कौन सा तत्व कहते हैं? हेलोजन। इसमें जो एलिमेंट आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन। अब फनेट्रिक सब जानते होंगे क्या है? फूल कुमारी बरूनी से आई। अब कहता है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक
तो हमको कहेगा ऑक्सीकारक के बारे में अगर बात करेगा, अगर ऑक्सीकारक के बारे में बात करेगा तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक जो होगा ये हमारा क्या होगा, फ्लोरीन होगा। अगर अबकारक के बारे में बात करेगा तो सबसे शक्तिशाली अबकारक कौन होगा, आयोडीन। ऑक्सीकारक कौन होगा, फ्लोरीन, और अबकारक कौन होगा, आयोडीन। तो हमको कह रहा है ऑक्सीकारक, जैसे कि राइट आंसर हमारा क्या है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमारा दो मेटल होता है, एक अल्काइली मेटल और दूसरा हमारा होता है अल्काइली अर्थ मेटल। क्षारीय धातु और दूसरा हमारा क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु। तो अल्काइली मेटल हम लोग देखते हैं कौन होता है, एक ली न का रब से पर्याप्त। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइली मेटल कहते हैं। अल्काइली मेटल कौन सा, ग्रुप फर्स्ट का तत्व होता है। किसका तत्व होता है, ग्रुप फर्स्ट का तत्व होता है। किसका तत्व होता है, ग्रुप फर्स्ट का। इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्काइली मेटल या क्षार धातु कहते हैं। दूसरा हमारा आता है ग्रुप सेकंड। क्या आता है, ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड को याद करने का ट्रिक्स है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। इस ग्रुप टू को जो है हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइली अर्थ मेटल कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं, क्षार मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार मृदा धातु। इसका इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1s1। इसका देखिए 1s2 2s1। इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका मतलब है इसके सबके बाहरी कक्षा कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, NS1। आप उसी तरह से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, NS2। नहीं तो अल्काइली अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु क्या होगा, NS2। क्या होगा, NS2। अगले प्रश्न की ओर कहते हैं, कहता है बुझा हुआ चूना है। सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कपड़ा धोने का सोडा होता है, यही होता है हमारा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए नंबर। चलिए, कहता है किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थायी। तो हम लोग देखते हैं, दिखाता है किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थायी है। तो आयरन जो है ये +2 भी दिखाता है और +3 भी दिखाता है, लेकिन आयरन जो स्टेबल होता है किसमें होता है, +3 ऑक्सीडेशन। उसी तरह से Ag जो है हमारा ये +1 दिखाता है और इसी में क्या होता है, स्टेबल होता है। अब देखिए यहां हमारा आ गया Sn और Pb। क्या आ गया, Sn और Pb।
तो हमारा एक ग्रुप है कि ग्रुप 14 हमारा है CSI GESL और PP। तो ये ग्रुप 14 जो है ये क्या करता है, +2 भी दिखाता है और +4 भी दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, स्टेबल होती जाता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन हमको दिया है SN और PB, दो ही बच्चा SN और PB। तो हमारा इससे अधिक स्टेबल हमारा क्या होगा, PP होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, होगा। चलिए बच्चों, आज का ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग खत्म करते हैं।